फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो सीरीज़ में हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने जाना था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स फेजेस क्या हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्यों वो कंपनी के लिए ज़रूरी है। आज फ्रेंड्स हम उसी टॉपिक को, इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम समझेंगे कुछ थ्योरीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, कि कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती हैं तो अलग अलग थ्योरी या किस किस चीज़ों में जो है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बारे में पहले बात करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं अपनी सबसे पहली थ्योरी को। सबसे पहली थ्योरी जो हमारी फ्रेंड्स है उसका नाम है पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, क्या है उसको समझेंगे। देखिए, वंस एन ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल नीश, इट इज अनेबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मान लीजिए एस्टैब्लिश हो गई किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, मतलब उस एनवायरनमेंट में उसने अपने आप को ढाल लिया, तो उसके बाद ना उसके लिए अपने आप को चेंज करना, अडेप्ट करना नई सिचुएशंस में उसके लिए मुश्किल होता है। ये होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी। तो इसमें मतलब बेसिकली आप इसको एग्जांपल एक ह्यूमन से लीजिए। हम किसी एक माहौल में रहते हुए, एक मान लीजिए घर में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ना हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो उसको आप इससे रिलेट कर लीजिए, वो कंफर्ट जोन में आना बेसिकली, तो कंपनी कंफर्ट जोन में आ गई, कल को वो किसी नई चीज़ में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगी। ये है पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी। सबके लिए ट्रू है ये, चाहे ह्यूमंस हो चाहे कंपनी हो। अब आती है नेक्स्ट थ्योरी, सेकंड थ्योरी, वो है इंस्टीट्यूशन थ्योरी। इंस्टीट्यूशन थ्योरी क्या कहते हैं अब उसको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन एंड डू अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस बाय इमिटेटिंग अदर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसके थोड़ा सा विपरीत है। वो कह रही थी कि एक बार आप एस्टेब्लिश हो गए आप चेंज नहीं कर सकते। ये थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज कर सकती है, बल्कि करती है। अब कैसे करती है? वो करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को इमिटेट करके। तो आप समझे, मतलब पहले वाली क्या कह रही थी, अगर हम इंसान के पर्सपेक्टिव में समझे कि एक बार एक आदमी एक जगह काम कर रहा है तो दूसरी जगह वो नहीं जाएगा, कंफर्ट जोन में रहेगा, सक्सेसफुल है वहीं पर रहेगा। ये थ्योरी ये कहती है कि नहीं, वो दूसरी जगह जाएगा, चेंज करेगा, और जो और लोग हैं जिन्होंने ऐसे चेंज करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया, उनको देख के सीख के वो भी सक्सेसफुल होगा। तो कंपनी नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालेगी और कंपनियां जो ऑलरेडी वैसा कर चुकी हैं उनको देख के वो भी सक्सेसफुल होगी। ये होती है सेकंड थ्योरी, इंस्टीट्यूशन थ्योरी। आते हैं तीसरी थ्योरी पे, स्ट्रेटेजिक चॉइस पर्सपेक्टिव। ये क्या कहती है? ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट बट ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी एंड पावर टू रीशेप देयर एनवायरनमेंट। ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है, सिर्फ अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं करती, बल्कि साथ में क्या करती है, उसमें ये पावर और शक्ति होती है कि वो एनवायरनमेंट को भी रीशेप कर दे। क्योंकि देखिए, एनवायरनमेंट किस चीज़ से बनता है? एनवायरनमेंट बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, उससे में रहने वाले एलिमेंट से, उसी में चेंज कर दें आप। अब वही बात है, आसान भाषा में समझने के लिए इसको एग्जाम्पल लीजिए, ह्यूमंस के एग्जाम्पल में। अब कहते हैं ना सोसाइटी कैसे बनती है, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो मिलके बनाते हैं। अब पहले वाली थ्योरी क्या कह रही थी, एक आदमी नहीं बदल सकता, वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये कहती है कि वो आदमी जो है बदल तो सकता ही है, साथ साथ वो आसपास के एनवायरनमेंट को भी बदल सकता है। एक आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी चेंज ला सकता है ना। कोई गलत चीज़ हो रही है मान लीजिए, अब किसी को तो उसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदली जाएगी वो चीज़? उस एक आदमी के एफर्ट से। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के केस में ट्रू है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटी भी होती है और पावर भी होती है कि वो एनवायरनमेंट को ही बदल दे, अपने आप को सिद्ध कर सके। ये थी हमारी तीसरी थ्योरी। अब हम आते हैं चौथी थ्योरी पे, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी, इसमें लर्निंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट डिफेंसिवली टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, डिफेंसिवली टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रही है। एंड और क्या कर रही है, यूजेस नॉलेज ऑफेंसिवली टू इंप्रूव फिट बिटवीन इटसेल्फ एंड एनवायरनमेंट। मतलब दो काम कर रही है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल भी रही है, और दूसरा नॉलेज को यूज करके अपने फिट को एनवायरनमेंट के साथ इंप्रूव कर रही है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी। अब नए एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, हम भी तो सीखते हैं ना उस एनवायरनमेंट में चीज़ों को, तो अपने आप को ढालते भी रहते हैं और सीखते किस लिए, ताकि हम उसमें फिट हो सकें।
आया आपको समझ में? ये हमारे 4 पर्सपेक्टिव थे, 4 अलग अलग थ्योरीज थी। अब देखिए, जो हमने बात की लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो इसी के पे है। आज का टाइम वो नहीं है कि आप पहली 3 थ्योरीज में जो कह रहे थे हम ढाल ही नहीं सकते, ढाल सकते हैं लेकिन उतनी पावर नहीं है, ऑफेंसिवली ये करेंगे, डिफेंसिवली वो करेंगे। आज का टाइम तो ये है कि आप लर्न करते जाइए, चाहे आप पर्सनल लाइफ में, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप सक्सेसफुल कंपनी है, आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। वो लर्निंग थ्योरी है, तो उसके बारे में करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है उसके कुछ एलिमेंट्स को जानते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, इंसान को ना हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, माहौल के हिसाब से अपने आप को वो ढाल सके। तो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहती है? सबसे पहले एबिलिटी टू शिफ्ट फ्रॉम वन डोमिनेंट स्ट्रेटेजी टू अनदर। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि सिर्फ एक ही जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल हो, तो आप में ये शक्ति होनी चाहिए कि आप एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी से दूसरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी में अपने आप को शिफ्ट कर सकें। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है हम लोग स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। सेकेंड, डिमांड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू डेवलपमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज। तो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी या जब भी हम इसकी बात करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है, कमिटमेंट होती है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म चाहिए होती है, शॉर्ट टर्म में नहीं काम चल सकता, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमें चाहिए। थर्ड, ऑल्सो डिमांड दैट द कंपनी बिकम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी तभी दिखा सकते हैं जब आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रहें और आप समय के साथ अपने आप को बदलते रहें। अब इसके बाद आता है, हम बार बार बात कर रहे हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है उसको समझते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्ड एट क्रिएटिंग, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड एट मॉडिफाइंग इट्स बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड इंसाइट्स। देखिए, हमेशा नई नॉलेज, नई इंसाइट्स आपको कहीं ना कहीं से मिलते रहेंगे। आपके कंपनी के लोग ही बता रहे हैं, कंपटीशन की स्टडी बता रही है, एनवायरनमेंट की स्टडी बता रही है। ये सब जो नॉलेज और इंसाइट्स हैं, इनको यूज़ करके आप स्किल्स को क्रिएट कीजिए, एक्वायर कीजिए, उस नॉलेज को ट्रांसफ़र कीजिए, तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी कंपनी में जब एम्प्लॉय सुबह आके शाम को जाता है तो सिर्फ ये नहीं वो अपना डेस्क पे जो काम है उसको करके जा रहा है। एक लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। लर्निंग का आप एनवायरनमेंट क्रिएट क्या करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉय भी सीखेगा, उससे उसके साथ वाले एम्प्लॉयज़ भी सीखेंगे, बाकी लोग सब सीखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और एक जो पूरा एनवायरनमेंट या माहौल है वो लर्निंग का बन जाएगा। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये था हमारा कि हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अब जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 मेन एक्टिविटीज़ कर सकती है ईजिली, और इसलिए लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सॉल्विंग प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। अब देखिए, प्रॉब्लम जो है ना, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझिए या एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझिए, प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सॉल्व कैसे करें। अब एक होता है आप प्रॉब्लम आई तभी आप घबरा रहे हैं, या कहते हैं ना प्यास लगने पे कुआं खोद के पानी पी रहे हैं, या दूसरा आपने उसके लिए प्लान किया हुआ है, आपको पहले से पता है भाई इतना काम करने के बाद तो मुझे ये रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे इतना पानी तो दिन में रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना मैं उसके लिए पहले से अपनी रिसोर्स तैयार रखूँ। उसको बोलते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। प्रॉब्लम को सॉल्व तो करिए लेकिन सिस्टमेटिक वे में कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सोल्यूशन ही तैयार नहीं है। देखिए, बिना जो है दिक्कत हर जगह आ सकती है, कुछ हमारे उससे बाहर होती है पहुंच से, उसके लिए तो कोई प्लान नहीं कर सकता, बट कुछ तो ऐसी रूटीन चीज़ें होंगी, रूटीन प्रॉब्लम्स होंगी जिनको आप प्लान कर सकें। उनके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, आप उसको सॉल्व कर सकें ईजिली। तो प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिक सॉल्व करें। एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू अप्रोचेस। तो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा नए अप्रोच, नया व्यवहार, नया आचरण, नए तरीके, उनको जो है तवज्जो दी जाती है। एक ही चीज़ को ना आपको अप्रोच करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, और आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का माहौल तब माना जाएगा जब आप नए अप्रोच के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब हो सकता है आप 10 चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करें, उसमें से आप 6 या 7 या 8 में फेल हो, सिर्फ 2 या 3 में सक्सेसफुल हों, लेकिन वो जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। और हो सकता है इसी में आप कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर दें कि आप जो है इंडस्ट्री में पूरा इनोवेशन कर दें, कुछ ना कुछ नया। तो सेकेंड होता है हमारा एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू अप्रोचेस। थर्ड, लर्निंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस ओन एक्सपीरियंस एंड पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर। तो
लर्निंग वाली चीज़ में हमेशा जो है हमें हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उससे, और अपने अपने सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं, दूसरों से भी सीखना चाहिए। अब मान लीजिए आपको ये पता है आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी एक कंपनी को किसी वजह से फेलियर हुआ, तो आपके लिए तो वो लर्निंग एक्सरसाइज हो गई ना। अब आप भी अगर वही गलती कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा आपने अपना ठीक से होमवर्क नहीं किया, आपने ठीक से उस चीज़ को नहीं किया। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें कोई बंदा फेल कर चुका, उस लर्निंग को आप यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो ये होता है हमारा लर्निंग फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस एज वेल एक्सपीरियंस ऑफ अदर। और लास्ट फोर्थ पैरामीटर, ट्रांसफरिंग नॉलेज क्विकली एंड एफिशिएंटली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉलेज है वो आपने गेन कर ली, सब कुछ कर ली, उसका ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसफर और फ्लो बहुत सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए और एफिशिएंट वे में होना चाहिए, तभी उस नॉलेज का फ़ायदा होगा और हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सारा हमारा अलग अलग थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन एडोप्टेशन की और एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन का एक सेकेंड पार्ट खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम एक मॉडल या फ्रेमवर्क के तौर पे बात करेंगे, उसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का प्लीज़ वेट कीजिए जो जल्द ही आएगी। आपको फ्रेंड्स आज का कंटेंट कैसा लगा और आपको ये जो हमारा नया मॉड्यूल हमने शुरू किया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसा लग रहा है, प्लीज़ अपना फीडबैक हमें बताइए meeru.study@gmail.com पे। आपके फीडबैक के बेसिस पे हम अपने कंटेंट में चेंजेस करेंगे, उसको एनरिच करेंगे जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।